अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री पे। हम ये जानना चाहेंगे कि आईटी इंडस्ट्री क्या है, इसकी पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी क्या स्कोप है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें हमारा शेयर कितना है, हमारे रीजन में जो मुल्क है इंडिया जैसे उनका कितना शेयर है, किस तरह से हम अपने 10 करोड़ जो यंग लोग हैं हमारे मुल्क में उनको इस इंडस्ट्री के थ्रू जॉब दिला सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने बात करने के लिए दो पायनियरिंग लोगों को बुलाया है इस इंडस्ट्री के। आइए पहले उनका तारुफ कराता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नदीम अख्तर साहब जो CEO हैं एक्यूमेन एक इंस्टीट्यूट के। नदीम अख्तर साहब 20 साल अमेरिका में रहने के बाद वापस आए हैं और आके इन्होंने ये इंस्टीट्यूट खोला है जो ख़ास तौर से सिस्को की जो चीज़ें हैं उसको के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं अनवार खान साहब। ये अनवार भी नॉर्वे पढ़ने गए, फिर वहाँ जॉब करते रहे काफ़ी दिनों तक और वहीं से वो जो कुछ सीख के आए हैं उसके बेसिस पे उन्होंने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है विजुअल आर्ट्स। और ये कंपनी बेसिकली इंटरनेट के थ्रू दुनिया भर से जॉब्स लेती है, फिर उनको डिज़ाइन वगैरह कॉर्पोरेट इमेज बनाकर भेजती है, फिर उनसे प्रिंटिंग के जॉब्स लेती है बड़े पैमाने पे और ये बहुत सारे लोगों को जॉब दे रहे हैं और इनका ख्याल है कि ये मज़ीद दे सकते हैं। अख्तर साहब आपसे शुरू करता हूँ। जो थोड़ी बहुत मैंने स्टडी की उसके मुताबिक ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 1000 बिलियन की बात हो रही है टोटल इंडस्ट्री जो पूरे दुनिया में है और इंडिया ने ऑलरेडी उसमें से 30 बिलियन की मार्केट पकड़ ली है। हम लोगों ने शायद अब तक बहुत मुश्किल से अनवार वगैरह आपके सबके काम मिला के शायद 2 बिलियन के करीब हम लोग पहुँचे हैं, एक एस्टिमेट ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के। आप ये बताइए कि आपने अमेरिका में भी देखा कि हाउ बिग ये जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या है और आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका क्या मकसद है? जी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आईटी इंडस्ट्री का कि अगर हम देखें आईटी इंडस्ट्री जो है वो कई दुनिया के कई ममालिक को इस आईटी इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा बूम दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में अराउंड 80s के अंदर एक रिसेशन चल रहा था। बुश सीनियर के दौर के अंदर एक रिसेशन का दौर था, लेकिन बुश सीनियर के बाद जब क्लिंटन जीत के आए इलेक्शंस तो इनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे अल गोर ये एक थ्योरी लेकर आए और इन्होंने एक के इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जो थी वो इंटरनेट और कंप्यूटर्स बेसिकली इंडस्ट्री को इन्होंने प्रमोट किया यूएसए में, जिसकी वजह से एक यूएसए जो है वो इस रिसेशन से आप कह सकते हैं कि निकल आया और इतना बूम अमेरिका के अंदर आया और इन्होंने इंटरनेट को और कंप्यूटर्स को घर घर तक पहुंचा दिया। ये जो डिप्रेशन आया था उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका ने बड़े पैमाने पे अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कट किया था, बेसिस बंद हो गए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स कट हो गए, तो उसको इन्होंने रिप्लेस किया बाई क्रिएटिंग जॉब्स थ्रू दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, ना सिर्फ यूएसए ने बल्कि और कई ममालिक हैं जिन्होंने कि अपनी इंडस्ट्री को बूम दिया, अपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की और अपने इन मुल्कों ने जो एक रिसेशन का जो दौर था उससे बाहर निकल के आए। यूएसए की एग्जांपल है जो कि पायनियर है पूरी दुनिया के अंदर, जिसने कि ये पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया हमारा जो पड़ोसी है इसने भी बहुत जल्दी कैचअप किया इस वेव को और 1990s के अंदर इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई जिसके के अंदर इन्होंने बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और ऐसे ओएसिस क्रिएट किए कि जहाँ पर लोगों ने अपने टैक्स कट्स वगैरह किए, जिसकी वजह से लोगों ने आईटी और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आईटी को अपनी इस चीज़ को प्रमोट किया कि हम अवेलेबल हैं आईटी इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अमेरिका में बूम आया, अमेरिका के बूम की वजह से इंडिया ने उसको कैचअप किया और कैचअप करने के बाद और कई ममालिक थे जिन्होंने के लाइक आयरलैंड है हमारे सामने, नॉर्वे है हमारे सामने, ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने के रिलाई किया आईटी इंडस्ट्री के ऊपर और अपने मुल्कों को रिसेशन से और निकाला, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की लोगों को। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो हमेशा हेजिटेंट रहा, कभी भी फुल थ्रॉटल के साथ इसने आईटी के अंदर एक फेथ नहीं रखा। हमने डिफरेंट टाइमिंग के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई। कभी हम इंडिया को देखते हुए कि इंडिया जो है वो आगे जा रहा है तो हम उसके साथ एक पॉलिसी बना लें,
تو کبھی بھی ہم نے اپنی کوئی ایک پالیسی ہم نے نہیں وہ بنائی. 1000 بلین کی طرف نہیں دیکھا, ہم نے 30 بلین انڈیا کے دیکھ کے ہم پریشان ہو گئے, اور انڈیا نے 30 بلین کما جی لی. بالکل. 30 بلین 1000 میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر ٹوٹل بزنس کو آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. گیون دا فیکٹ کہ ہمارے پاس 10 کروڑ جوان لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ, given the fact کہ we are the 6th largest English speaking country in the world, English matters a lot in international business. ڈیفینیٹلی. انوار اگر اردو میں چاہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جاب پکڑ لیں تو نہیں پکڑ سکتے. He has to have a very good English. ڈیفینیٹلی. جو جس پرنسپل سے وہ بات کریں اگر اس کو غلط انگلش لکھ کے بھیجیں گے تو کہے گا یار اس سے بات ہی نہیں کرو. اس تو میں ایک انگلش از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. یہ دو ایڈوانٹیجز ہونے کے بعد, گیون کہ ہمارا انفراسٹرکچر بھی چیپ ہے, مثال کے طور پہ بامبے میں اگر آپ ایک پراپرٹی لیں گے وہ اتنا مہنگا ہے جو نیو یارک اور لنڈن کے برابر ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کراچی ہو یا حیدرآباد ہو یا لاہور ہو, ایوری ویئر وی کین ہیو, ابھی بھی لینڈ وغیرہ بہت چیپ ہے, رینٹس آر ویری چیپ. تو دیز آر ایڈوانٹیجز وی ہیو. دیر از نو ریزن وائی ہم لوگ اس پہ بہت زیادہ شیئر, 1000 کا شیئر مثال کو ہم بھی اگر 30 بلین پکڑ لیں یا 40 بلین پکڑ لیں تو ملک ہی بدل جائے گا. ہمارا ٹوٹل ایکسپورٹ اس وقت 30 بلین نہیں ہے. ڈیفینیٹلی. جبکہ ایک آئی ٹی کمپنیز جو میں نے سنی ہے سنگاپور بارے میں, ایک کمپنی کی ایکسپورٹ جو ہے نا 30 بلین ہے. ہم انڈیا کے پورے ملک کی بات کر رہے ہیں, وہاں اتنی بڑی آبادی ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہم نے اس طرح سے نہیں پکڑا, جو ہم پوٹینشیل تھا اس کو ہم پیچھے نہیں گئے. لیکن آپ جیسے لوگ آئے, شروعات تو کی ہے, آپ یہ ایکیومین کتنے دنوں سے چلا رہے ہیں؟ ایکیومین کو تقریباً 3 سال ہوئے ہیں. اچھا. اور یہاں پر ہم بیسیکلی سسکو کی نیٹورکنگ اکیڈمی ہے. اچھا, یو آر بیسکلی اے سسکو فرینچائز. یو کین سے دیٹ. سسکو کی اراؤنڈ 160 کنٹریز کے اندر اپنی اکیڈمیز ہیں جہاں پہ کہ سسکو اسکل ٹرانسفر کرتا ہے. سسکو ایگزام پریپریشن جو کہ ایک تھوڑا سا ماحول تھا ہمارے پاکستان کے اندر کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ CCNA ایک سرٹیفکیشن ہے, ہم صرف کچھ ٹیسٹ پاس کر لیں گے, کچھ کوشچنز رٹ لیں گے اور جا کے ٹیسٹ دے آئیں گے اور ہم جو ہے وہ CCNA بن جائیں گے, سرٹیفکیشن حاصل کر لیں گے. لیکن سسکو نے اپنی اکیڈمیز بنائیں تاکہ یہ لوگوں کو اسکل ٹرانسفر کر سکیں. تو اسکل ٹرانسفر کرنے کے لیے سسکو, تو ہم بھی بیسیکلی اس کا ایک پارٹ ہیں جو کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں. How is your experience? Is it a successful business? Are you losing money? You're making money? ایکچولی سسکو واز ویری ہیلپ فل اینڈ اسٹل اٹ از. سسکو نے بہت ہی اچھا انٹرنیٹ کا یوز کیا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی انٹرنیٹ کی کمپنی ہے. تو یہ بہت زیادہ ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں اپنی اکیڈمیز کو, لٹریچر پرووائڈ کرتے ہیں, کورس مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں, آن لائن اسیسمنٹس دیتے ہیں, ہمیں اکوپمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے, اسپیشلی پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ان اے سینس کہ ویسے میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دوں کہ سسکو کا جو سب سے پہلا جو ان کا جو ٹاپ موسٹ سرٹیفکیشن ہے وچ از CCIE, وہ پاکستانی تھا. اچھا. اور سسکو کے اندر پاکستانیوں کی بہت زیادہ عزت بھی ہے اور بہت زیادہ اچھی پوزیشنز پہ ہیں سسکو. انفارچونیٹلی ہم اس کو بھی کیش نہیں کروا سکے اور سسکو نے اپنا ہیڈ کوارٹر انڈیا میں بنایا ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں بنانے کے. ہیڈ کوارٹر بھی انڈیا میں ہے؟ جی, ریجنل جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے اندر. تو بہت ساری چیزیں جو کہ ہم کیش نہیں کرا سکے, پاکستانی جو ہیں وہ ملک سے باہر بہت اچھی پوزیشنز پر ہیں. سسکو کے اندر ان کی بہت اچھی پوزیشن ہے, مائکروسافٹ میں بہت اچھی پوزیشن ہے. ہر انڈسٹری کے اندر اسپیشلی انٹرنیٹ کی انڈسٹری یا نیٹ ورکنگ انڈسٹری کے اندر, IT کے اندر پاکستانیوں کی بڑی رسپیکٹ ہے. اور اسپیشلی اگر USA کا میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ وہاں پر اگر کسی اچھے IT پروفیشنل, پاکستانی ہونا ایک اچھے IT پروفیشنل ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. بن گیا ہے, امیج بن گیا ہے. بالکل امیج. واہ, بڑی اچھی بات. اب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ ناروے میں رہے, آپ نے یہ انٹرنیٹ کے تھرو کام کرنا وہاں شروع کیا, پھر آپ پاکستان آ گئے. اب تک آپ کے کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ آپ خوش ہیں یہاں آنے کے بعد؟ آپ کا کاروبار چل رہا ہے یا آپ یہاں تکلیف میں ہیں؟ بزنس تو ہمارا چل رہا ہے. آپ کیونکہ آن لائن اگر بزنس کرنا ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے, آپ بیٹھ کے آن لائن آپ ناروے میں کریں, یہاں کریں. یہاں آپ کو پرنٹنگ میں ایڈوانٹیج ہے, آپ کے والد کی بھی پرنٹنگ پریس. پرنٹنگ کے اندر دیکھیں, پرنٹنگ ایک انڈسٹری ہے جو کہ ہمارے ملک میں مطلب چیپ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے. ہاں, یہاں پر ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا جو اسٹیشنری وغیرہ جو یہاں پرنٹ کرتے ہیں وہ ہمیں سستی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کارگو وغیرہ پہ بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے. پرنٹنگ تو اتنی خاص نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ دوسرا بہت اوور آل سستا پڑتا ہوگا, تبھی تو لوگ آپ سے کارپوریٹ امیج بنواتے ہیں, پھر آپ سے
डायरीज और कार्ड्स और जो भी चीज़ें कैलेंडर्स, अगर ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी उनको चीप ना पड़े तो क्यों यहाँ काम करवाएं? नहीं, वो डिपेंड करता है, अगर बल्क में आप क्वांटिटी में अगर उन्हें चाहिए होता है तो वो अमूमन अपने कंट्री से ही प्रिंट करवाते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर जो है वो हमें ऑर्डर दे देते मिल जाती है। तो आपका काम कहाँ से शुरू होता है? आप पहले आप जाते हैं इंटरनेट के थ्रू उनसे काम पकड़ते हैं, बिड करते देखें, हैं? असल में होता ये है कि हमारी जो कंपनी है, हमने एक कंपनी बनाई, उसका एक नाम रखा डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट वेब डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, डिफरेंट, यानी कि हमारा वो है काम करते हैं हम। तो उसको हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ कराया, यानी कि जब कोई गोरे को अगर मिसाल के तौर पे लोगो बनाना होता है तो वो इंटरनेट पे जाके सर्च करता है, कोई भी उसको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होता है। नॉर्मली ये होता है कि अमेरिका में एक शख्स अगर लोगो बनाएगा तो उसको $500 पे करने पड़ेंगे अमेरिकन फर्म को, लेकिन अगर वो इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज से अगर वो बनाता है तो वो $50 में उसका काम होता है। ये तो ओपन मार्केट है, ये ओपन मार्केट है जी हाँ। कोई भी कहीं से भी लॉग ऑन होता है और वो जो है आपको सर्च करता है, कोई भी मतलब। लेकिन जो बायर होता है वो ये देखता है कि इस पर्टिकुलर आदमी का बैकग्राउंड कोई है, वो पोर्टफोलियो देखता है, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, आप अपना पोर्टफोलियो, जी हाँ, जो भी प्रोजेक्ट आप लेने जाएंगे तो आपको उसका अपना बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा कि आपने पास्ट में ये क्या क्या किया आपने, तो वो आपको प्रूफ करना पड़ता है। प्लस ये कि वही अभी जो आप ये बात बता रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो है ना आप किसी शख्स से बात करेंगे तो आपको कन्वेंस करना पड़ता है कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑलरेडी आप फील्ड के अंदर हैं, और आपको अपनी स्किल को प्रूफ करना होता है, तब आपको वो बिज़नेस देता है। तो ये मकसद ये है कि अच्छा, एक दफ़ा जैसे आपको काम मिल गया है, जी वो बीच में कोई कंपनी होती है जो सॉर्ट ऑफ गारंटर के तौर पे होती है? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि एक इलांस के नाम से, गेटा कोडर के नाम से कई वेबसाइट हैं जो जिनके पास बायर आता है और सप्लायर आता है, दोनों आता है, तो यू हैव टू पे टू मिडलमैन, जी हाँ, वो पे करना पड़ता है। एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है? जी हाँ, वो एस्क्रो, जब वो बायर आपसे कुछ लेगा तो कुछ पैसे इलांस को जमा कर देगा? जी हाँ, वो जमा करा देगा, आप काम करके देंगे वो आपको रिलीज हो जाएगा? वो रिलीज होता रहेगा। एक तरह से एलसी जैसे बैंकिंग में होता है उस तरह का सिस्टम है? इस तरह का सिस्टम है, लेकिन अगर डायरेक्ट भी मिलते रहते हैं जॉब? डायरेक्ट मिलते हैं वो, अगर आप ये तो जैसे आपने किसी के लिए पहले काम किया हो, जी जी, अब वही काम उसको फिर से कराना तो वो डायरेक्ट भी आपके पास आ सकता है? नहीं, तो फिर आप उसके पेमेंट का कैसे गारंटी करते हैं? देखिए, उसके पेमेंट का मसला ये होता है कि हमारा मुल्क जो है ना बहुत पीछे इस वजह से भी है कि हमारे मुल्क में जो है ना ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है अभी तक पैदा नहीं हुआ। यानी कि अगर आपको किसी गोरे ने अगर आपको पेमेंट करनी है, अगर आपने काम कराया उसने पेमेंट करनी है, तो उसने एक लोगो बनाया $50 का, तो अगर वो मुझे वायर ट्रांसफ़र करता है तो $25-26 उसको पे करना पड़ता है वायर ट्रांसफ़र अपने बैंक को। लो भाई, वो तो 75 का। हाँ, तो ये तो मसला ये है कि फिर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अब होता ये है कि जैसे मेरे पास पेपाल अकाउंट है, लेकिन मैं किसी पेपाल अकाउंट किसी और कंट्री से खोला है, क्योंकि पाकिस्तान से अलाउ ही नहीं है, आप पेपाल अकाउंट खोल ही नहीं सकते। पेपाल एक पेमेंट सिस्टम है? पेपाल पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि बैंक होता है, एक तरह का बैंक है वो, लेकिन वो ईमेल बैंकिंग है वो। अच्छा, मतलब आप अपने ईमेल अकाउंट से किसी को पेमेंट भेज सकते हैं और किसी से भी रिसीव कर सकते हैं। तो वो कम एक्सपेंसिव है? उसकी तो $1 चार्जेज हैं। अच्छा, ठीक। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने $1000 भेजे तो वो $1 सिर्फ चार्ज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वही बैंकिंग से चले गया तो पता चला वही बैंक से अगर गया तो उसमें तो $25-30 वो लग गया, वो टैक्स अलग लगता है। तो ये काफ़ी सारे मसाइल हैं। हमारा मुल्क इस वजह से भी ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर बहुत पीछे है। तो इसमें गवर्नमेंट को जो है ना, गवर्नमेंट से हमें बहुत ज़्यादा शिकायत है कि गवर्नमेंट जो है ना इस पे सपोर्ट नहीं करती है, और जो है गवर्नमेंट लुक आफ्टर नहीं करती किस तरह से। यानी कि ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप जब हम जाते हैं बिज़नेस लेने तो हमारे कॉम्पिटिटर इंडिया, यानी कि जिन प्रोजेक्ट पे हम बिडिंग कर रहे होते हैं मोस्टली जो है ना 30% जो है हम करते हैं, ले पाते हैं, बाकी इंडिया ले जाता है, श्रीलंका ले जाता है, बांग्लादेश ले जाता है, मतलब और कंट्रीज़ ले जाते हैं, हम मुकाबला नहीं कर पाते। सिर्फ क्या है कि बहुत सारी जो लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से जो है हम नहीं कर पाते। अच्छा, व्हाट अबाउट स्किल्स? जैसे आपको जॉब तो मिल गई जी कि जो आप 1000 वेबसाइट बना दें या बहुत सारे। अच्छा, अभी हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।